अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। सिर्फ एक स्टूडेंट ऑनलाइन है। कौन है ऑनलाइन बेटा? हु इज़ ऑनलाइन? ओके, मैमूना खुदा बख्श। ठीक है बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है मैमूना? प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? और बाकी क्लास फेलोज़ को भी मैसेज दें कि वो ज्वाइन कर लें। कब आना है उन्होंने? अब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊँ सिर्फ? जी मैमूना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हेयर मी? हेलो मैमूना, आई थिंक आप भी ऑनलाइन होके तो गायब हो गए हैं। आप मुझे आंसर करें, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाउ आई हैव 3 स्टूडेंट्स, शमीम, तालिब, आयशा, तारिक एंड मैमूना। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शमीम, तालिब, आयशा, तारिक एंड मैमूना खुदा बख्श। मुझे बताइए, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू शमीम। आई थिंक 10 मिनट्स तो हो गए वेट करते हुए, तो मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए विद 3 स्टूडेंट्स। बेसिकली स्टार्ट की थी हमने विचार करने बाय इनोवेशन। इसमें टोटल क्लासेस का स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, डेफिनेशन कर ली थी, पॉजिटिव प्रेजेंट करी थी, एपिडेमियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे थे हम। एपिडेमियोलॉजी स्टार्ट की बाई पेन, बाई टाइम, बाई प्लेस, बाई पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स हैं इस डिजीज के। जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स है वो ह्यूमन वैरायटी एंड बोविन वैरायटी। जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी बेसिकली रेजरवॉइर जो है वो ह्यूमन के अलावा दूसरे जो ये काउ वगैरह होते हैं ना, उनके लिए वैल्यू जो है बोविन वैरायटी जो कैटल एनिमल्स है इनके दे आर आल्सो द रेजरवॉइर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स हैं ये। सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। रीजन क्या है कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं जाहिर है वो अपनी हाइजीन का प्रॉपरली ख्याल नहीं रखते, और इसके अलावा वो
बहुत ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं, उनके घर प्रॉपरली नहीं होते, अच्छी वेंटिलेशन नहीं होती। सो दिस इज आर सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। इसके अलावा जो आसपास का उनका फिजिकल इन्वायरमेंट है, दीज टू आर द मेन सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स फॉर दिस डिजीज। इसके बाद हम जो फ्रीक्वेंसी है डिजीज की वो देख लेते हैं। तो ग्लोबली बर्डन ऑफ द डिजीज इज 35.8 मिलियन। एवरी ईयर 8 मिलियन पीपल डेवलप डिजीज। During the year 2000, about 1.66 million people died due to tuberculosis. The annual incidence in Asia is 300 per 100,000 पॉपुलेशन। पाकिस्तान में इसका रैंक जो है वो इस डिजीज का 6 नंबर पर है, एज एनुअली 3 लाख पीपल सफ़र। एंड प्रिवलेंस रेट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का दैट इज़ 500 पर 100,000 पॉपुलेशन है। इंसिडेंस रेट जो है वो 177 पर 100,000 पॉपुलेशन है। सोर्सेज ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन के मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड काउ, ऑपरेशन थिएटर्स में ज़ाहिर है सिक्रीशंस के साथ आप डील कर रहे हैं, इसी तरह से लेबॉर्ट्रीज में आप सिक्रीशंस के साथ डील कर रहे हैं, और इन्फेक्टेड शख्स का जो स्पूटम है, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ दिस इन्फेक्शन। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स इन ड्राई स्पूटम. It is communicable as long as tuberculosis is untreated in infected person. Incubation period जो है बेटा वो 3 to 6 weeks है. It may be up to months or years. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस डिजीज़ का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एयर में जो आप हम कफिंग करते हैं, स्नीजिंग से, सिंगिंग से, टॉकिंग से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में रह जाते हैं और फिर किसी दूसरे शख्स तक वो ट्रैवल करके उसे इन्फेक्टेड कर सकते हैं। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है विद इन द रेंज ऑफ 30 सेंटीमीटर्स। डस्ट लोडेड विद ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। फूड बॉर्न है ये ऑल्सो, क्योंकि फूड हैंडलिंग अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कर दी है तो जाहिर है उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। फोमाइट बॉर्न, अगर किसी शख्स ने फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग की है, उसके हाथों के ऊपर उसके जर्म्स मौजूद है, उसने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया है, फिर कोई दूसरा शख्स उस ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो उससे भी वो डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। रिजर्वायर्स पहले आपको बता दिए, इन्फेक्टेड पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग, और इसके अलावा इन्फेक्टेड काउ। जो पोर्टल ऑफ एंट्री है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली इनहेलेशन के थ्रू होती है, नोज और थ्रोट ऑर्गेनिज्म रीच द एल्वुलाई कॉजिंग द टीबी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, बाय इंजेक्शन थ्रू माउथ कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पैथोफिजियोलॉजी, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? टीबी बिगिन विद अ ससेप्टेबल पर्सन इनहेल mycobacteria and become infected. Bacteria then transmitted through the airways till the alveoli, where they deposited and begin to multiply. Granulomas, new tissue masses of dead and live bacilli, are surrounded by macrophages which form a protective wall. They are then transformed to a fibrous mass, the central portion of which is called goniotubercle. The material become necrotic. वो जो सारा लंग्स का एरिया है जिसको उसने वॉल कर, इसके इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस आके जमा हो जाते हैं और वॉल बन जाती है, वो फिर फिब्रस मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर ये जो पूरा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे वो फिब्रस मास मौजूद होता है वो नेक्रोटिक हो जाता है या डेड हो जाता है, एंड फॉर्मिंग अ चीजी मास। दिस मास में बिकम, फिर उसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है वो बेसिकली जो वो पूरा एरिया होता है, वो टिश्यूज होते हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और वहाँ पर एक कोलेजिनस स्कार बन जाता है। एट दिस पॉइंट द बैक्टीरिया बिकम डॉर्मेंट एंड देयर इज नो फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ एक्टिव डिजीज। इस सिचुएशन तक पहुँच के जो बैक्टीरिया है वो डॉर्मेंट हो जाता है, यानी इनएक्टिव स्टेज में। जो लेटेंट आपको कल भी सॉरी एपिडेमियोलॉजी वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई थी कि लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जाके खामोशी से बैठ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली वो दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो इनएक्टिव हो जाते हैं और फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होती डिजीज़ की। इसी वजह से इसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। अब एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस देख लेते हैं। आफ्टर इनिशियल एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन, एक्टिव डिजीज में डेवलप ड्यू टू अ कॉम्प्रोमाइज और इनएडिक्वेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। देखें, सबसे पहली चीज़ तो लेटेंट टीबी ही होती है। फिर अगर उस शख्स की इम्यूनिटी लो हो जाती है या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है तो उसके अंदर आपको एक्टिव जो डिजीज़ है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। Goniotubercle ulcerate, releasing the cheesy material into bronchi. The bacteria become airborne, resulting in further spread of disease. अब वो जो बैक्टीरिया था, जाहिर है एक्टिव स्टेट में है आप, तो वो आपके
जो कफिंग है, स्नीजिंग है, उसके थ्रू वो फिर एक एयरबोर्न इन्फेक्शन की सूरत में एयर में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और फिर फर्दर इस डिजीज़ को दूसरे लोगों तक, इस इन्फेक्शन को दूसरे लोगों तक स्प्रेड करता है. This causes infected lungs to become more inflamed, resulting in further development of bronchopneumonia and tubercle formation. क्लिनिकल फीचर, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा तो बेटा सिम्टम वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइट, जैसे अगर एब्डोमिनल टीबी है या ब्रेन मेनिंजियल मेम्ब्रेन की टीबी हो गई है, बट पेन और इन्फ्लामेशन तो उस स्पेसिफिक एरिया में आपको मिलेगी. पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगी तो कफ ग्रेटर देन 2 weeks, ऑफन प्रोडक्टिव और स्टेन्ड विद ब्लड, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, चेस्ट पेन, फटीग एंड हेमोप्टेसिस. डायग्नोसिस क्या है? साइन एंड सिम्टम. डायग्नोसिस करते हुए जाहिर है हम पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकली एग्जामिन किया जाएगा, पेशेंट को चेस्ट एक्सरे करवाए जाते हैं, स्पूटम भेजा जाता है फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर करवाया जाता है, ब्लड सीपी करवाया जाता है और चेस्ट का सीटी स्कैन करवाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो पीछे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली इट इज़ एंटीजन यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पॉजिटिव रिएक्शन टू द टेस्ट. ये आप सब ने नाम सुन रखा होगा मॉन्टॉक्स टेस्ट का. सो इसमें बेसिकली एंटीजन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अगर रिएक्शन पॉजिटिव आता है इस टेस्ट को, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस ऑफ पास्ट और प्रेजेंट इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ओल्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट एंड प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव. पुराने ज़माने में ओल्ड ट्यूबरकुलिन टेस्ट यूज़ होता था और जो अभी है, अभी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो टेस्ट है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो अब इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है. ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है एक हीव टेस्ट है, एक मॉन्टॉक्स टेस्ट है. हीव टेस्ट प्रेफर फॉर टेस्टिंग लार्जर ग्रुप. दिस इज़ क्विक एंड इजी टू परफॉर्म एंड रिलायबल एंड चीप है. और मॉन्टॉक्स जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है जब हमें ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत है, तो मॉन्टॉक्स करवाया जाता है और मॉन्टॉक्स ही ज़्यादातर आजकल कॉमनली यूज़ होता है. हीव टेस्ट में भी यही होता है, बस हीव टेस्ट में ये है कि मॉन्टॉक्स में एक सिरिंज यूज़ होती है, हीव टेस्ट में एक गन फॉर्म में यूज़ होती है. उसमें इसी तरह से एंटीजन मौजूद होता है और उसे जो है ना उस गन के थ्रू स्किन को प्रिक किया जाता है. तो जब अगर हमारे पास लार्जर पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली, और गन को आपको पता है एज कम्पेयर टू द नीडल और सिरिंज ईजी होता है, जिस तरह से पेन होता है इंसुलिन पेन, उसी तरह से इसे यूज़ करना आसान होता है. ट्रीटमेंट बेटा फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें मेडिकेशन INH है, रिफेम्पिसिन है, पायराजिनामाइड है, इथम्ब्यूटोल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है. किस तरह से डोज देनी है, कितने मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, वो सब यहाँ लिखा हुआ है. साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं एंटी टीबी के, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है और ऑप्टिक न्यूराइटिस और ऑटोटॉक्सिक न्यूराइटिस हो सकता है. इसके अलावा फर्स्ट 3 मंथ्स जो है ये तमाम मेडिकेशन दी जाती हैं कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत ज़रूरी होती है. और उसके बाद तकरीबन 4th मंथ से लेकर 7 से 8 मंथ तक जो है एक कंटिन्यूएशन फेज़ होती है. कंटिन्यूएशन फेज़ में जो है हम फिर पेशेंट को सिर्फ INH और रिफेम्पिसिन पे रखते हैं, 5 मिलीग्राम पर केजी, 10 मिलीग्राम पर केजी. तो ये फिर 4 to 7 8 मंथ तक, 4 to 7 या 8 मंथ तक जो है ये कंटिन्यूस फेज में हम फिर पेशेंट को इस ट्रीटमेंट के ऊपर रखते हैं. इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटाइटिस. लेकिन ये है कि ATT अगर कोई यंग है, हेल्दी शख्स है, उसे कोई और डिजीज़ नहीं है, तो ATT के यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हमें पेशेंट्स में नज़र नहीं आते. और उसके साथ साथ स्पेशली जो पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B6 है, उसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है. तो विटामिन B6 हम साथ साथ पेशेंट को सप्लीमेंटली ज़रूर देते रहते हैं ताकि किसी भी किस्म की स्पेशली ऑप्टिक या न्यूराइटिस या फिर ऑटोटॉक्सिसिटी से अपने पेशेंट को हम प्रिवेंट करें. वैक्सीनेशन आप सबको पता है, सब जानते हैं, हम बहुत शुरू से BCG इसकी वैक्सीन है. बेसाइल क्लाइमेट ग्यूरिन जो है ये ओनली वाइडली यूज लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है जिसको बेसिकली डिराइव किया गया है फ्रॉम एन एटीनुएटेड बोविन स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई. पहली मरतबा 1921 में ये यूज़ हुई थी. ये ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन
वैक्सीनेशन जो है इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है हम सबको BCG का इंजेक्शन बचपन में लगता है ज़रूर। इट इज़ गिवन 0.1 मिलीग्राम इन 0.1 ml वॉल्यूम, इंट्राडर्मली लगाई जाती है। डोज एडमिनिस्टर्ड टू न्यू बॉर्न एजेड बिलो 4 वीक्स इज 0.05 ml, injected intradermal just above the insertion of deltoid muscle. Antiseptic solution should be avoided. Duration of protection is 15 to 20 years, यानी एक मरतबा जब लगा दी जाती है तो 15 to 20 years तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. It should be given to all healthy infants as soon as possible after birth unless child is presented with symptomatic HIV infection. जैसे अगर कोई HIV इन्फेक्टेड मदर है, ज़ाहिर है तो उसका बच्चा है, अगर उसको कोई HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स उसके अंदर अपेयर हो रहे हैं तो आप उसे ना लगाएं. बाकी इन्फेंट्स को जो है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ हम BCG की वैक्सीनेशन देते हैं. वैक्सीनेशन की जो टाइप्स हैं बेटा, लिक्विड या फ्रेश वैक्सीन है, फ्रीज या ड्राइड वैक्सीन है. फिनोमिना क्या होता है, वैक्सीनेशन लगाने के बाद एक पेप्यूल बन जाता है जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया होता है उस जगह पे. आफ्टर 2 to 3 वीक्स यानी लगाने के 2 से 3 हफ्तों के बाद इट इंक्रीजेस इन साइज 4 to 8 millimeter in about 5 weeks. It subsides into shallow ulcer, usually covered by crust. Healing occurs spontaneously within 6 to 12 weeks, leaving a permanent tiny round scar, typically 4 to 8 millimeter in diameter. ये almost सब लोगों के जो है आर्म है उसके ऊपर ये जो स्कार है, ये जो निशान है, ये मौजूद होता है. कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं BCG की वैक्सीनेशन यूजुअली नहीं होती, लेकिन जो हो सकती हैं प्रोलॉन्ग अल्सरेशन, ओस्टियोमाइलाइटिस एंड सपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस है. कॉन्ट्राइंडिकेशन इन्फेक्टिव डर्माटोसिस में नहीं लगाना, हाइपोगेमाग्लोबिनीमिया में एंड हिस्ट्री ऑफ डेफिसिट इम्यूनिटी. प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं हमने ट्यूबरक्लोसिस से किस तरह से बचाना है, मास्क यूज़ करें, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको डील कर रहे हैं आप, BCG की वैक्सीन लगाएं बच्चों को, रेगुलर मेडिकल फॉलोअप करें. अगर आप बीमार हो गए हैं, अब पेशेंट आपका है तो उसकी कम से कम 15 to 20 डेज जो एक्टिव डिजीज़ के होते हैं उसमें वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, तो इसलिए उस वक्त स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की ज़रूरत होती है. जिस जगह पे भी स्पेशली पेशेंट मौजूद है, जिस कमरे में, जिस घर में, उसकी बहुत अच्छी सी प्रॉपर ओपन एयर की तरफ वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, यानी ओपन एयर हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, नेचुरल सनलाइट वहाँ आती हो, अल्ट्रा वायलेट जर्मिसिडल इरेडिएशन इस्तेमाल की जा सकती है. इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करना है तो एक नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम 1993 में WHO ने डिक्लेयर किया था, एक ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए TB कंट्रोल प्रोग्राम जिसका नाम था डॉट्स ऑल ओवर. द टारगेट क्या सेट किया था WHO ने अपने स्टेट के मेंबर्स के लिए कि हमने एक इंसिडेंस जो है TB का वो 5 केसेस पर 100,000 पॉपुलेशन तक लेके आना है बाय द ईयर 2000 थ्रू डॉट्स ऑल ओवर अप्रोच. इट इज़ डायरेक्टली observe. DOTS stands for directly observe treatment short course. so DOTS का मतलब है कि करना क्या होता था उसमें, बेसिकली मकसद ये था कि जो भी ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर हैं या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब इंडिविजुअल है वो क्या करे, वो प्रोवाइड करे प्रिस्क्राइब ड्रग, यानी जो भी शख्स NTTB के ऊपर है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपनी नज़रों के सामने बिठा कर उसे खुद मेडिसिन प्रोवाइड करे और पेशेंट जो है वो उसके सामने बैठ के उस मेडिसिन को स्वालो करें. यानी बेसिकली जो मेडिकेशन है उसकी कंप्लाइंस को इंश्योर करवाने के लिए ये डॉट्स की जो थेरेपी है या कोर्स ये स्टार्ट किया गया था, क्योंकि TB की मेडिकेशन एक तो इतनी ज़्यादा होती हैं और इतने लंबे अरसे के लिए चलती हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो बीच में एक दिन खा ली, दूसरे दिन छोड़ दी, या फिर तंग आकर वो उसको दरमियान में 1 महीना इस्तेमाल कर फिर छोड़ दी. इस तरह से ऑन एंड ऑफ ये सब कुछ करने की वजह से एक तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप हो जाती है और ऑब्वियसली जो ट्यूबरक्लोसिस है वो फर्दर बिगड़ जाती है और दूसरे लोगों में स्प्रेड करना शुरू कर देती है. तो इसीलिए डॉट्स की जो थेरेपी है उसे स्टार्ट किया गया कि नर्स जो है वो खुद अपने सामने बिठाकर पेशेंट को मेडिसिन खिलाएगी. एलिमेंट्स क्या थे डॉट्स के, कि सबसे पहले तो इन्फेक्शनस डिजीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है और स्टैंडर्ड शॉर्ट कोर्स NT-TB ट्रीटमेंट का जो कि 6 to 8 मंथ्स का होगा विद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स, के कम से कम 2 महीने तक तो ज़रूर डॉट थेरेपी होनी चाहिए. हाँ, उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपके अगर पेशेंट को
साथ साथ अच्छे से एजुकेट कर दिया है कि उसे फिर ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ जी, ये मेडिकेशन मुझे एक दिन भी नहीं छोड़नी और फिर वो यूज़ टू भी हो जाएगा 2 मंथ्स तक ना, अगर आप उसे एक इस तरह से ऑब्ज़र्व करके खिलाती रहेंगी। A regular uninterrupted supply of anti-TB drugs, proper record keeping and monitoring and reporting system to evaluate the treatment and research. MDR-TB, multi-drug resistant tuberculosis. WHO defined an MDR strain as one that at least resistance to INH and rifampicin. ये वो टीबी होती है या बैसिलस के वो स्ट्रेन्स होते हैं जो एटलीस्ट आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन ये दो मेडिसिन हैं इनको रेजिस्टेंस हो चुके होते हैं। इन दोनों को ये जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते। सुंबल जफर डॉट्स स्टैंड ये डॉट्स जो है बेसिकली ये मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है। ठीक है, डॉट्स यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मकसद ये था इसमें कि नर्स जो है अपने सामने बिठा के उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगी मेडिसिन खाने के लिए। सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मैं तो काफ़ी ऊँचा बोल रही हूँ। अच्छा, रीज़न क्या है रेजिस्टेंस के कि इन मेडिकेशन को जो टीबी के स्ट्रेन्स हैं वो क्यों रेजिस्टेंट हो जाते हैं? एक तो इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, मेडिसिन जो देनी थी फर्स्ट 3 मंथ्स में उसमें प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ थी और इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रग। अगर ड्रग्स पेशेंट को तो हम दे रहे हैं, पेशेंट खाने के लिए भी विलिंग है, लेकिन अगर उसको रेगुलरली ड्रग की सप्लाई ना मिले, बीच में 4 दिन उसने खाई, 5वें दिन उसको मेडिसिन नहीं मिली और इस तरह की चीज़ें अगर हों तो ज़ाहिर है इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रग होगी तो भी बीच में स्किप होता रहेगा तो एमडीआर हो सकता है। बाकी आपका पेशेंट खुद ही नॉन कंप्लाइंट है ट्रीटमेंट की तरफ, यानी वो खुद से ही रेगुलरली जो ट्रीटमेंट है उसे नहीं लेना चाह रहा या नहीं ले रहा। देन लैक ऑफ सुपरविजन एंड फॉलो अप। मेडिसिन जिस तरह से डॉट थेरेपी है इसलिए की गई है कि कोई उस पेशेंट को सुपरवाइज करने वाला नहीं है और ना ही वो जो है ना प्रॉपरली आपके पास फॉलो अप के लिए आ रहा है। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से पेशेंट के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो जाती है। अब ट्रीटमेंट क्या है एमडीआर टीबी की? ट्रीटमेंट कैन टेक एटलीस्ट 2 इयर्स, जहां 8 से 9 महीने मैक्सिमम ट्रीटमेंट थी टीबी की। अगर एमडीआर डेवलप हो जाए तो तकरीबन 2 साल तक पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और फिर भी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पुअर होते हैं। Second line drug that are used for the treatment are 30 times more costly than non-resistant drugs and may need to be hospitalized and isolated, which adds to the cost of treatment to prevent transmission of resistant strains to others। इसके अलावा एक और कॉस्ट जो बढ़ जाता है वो हॉस्पिटलाइजेशन एंड आइसोलेशन का होता है, क्योंकि एमडीआर वाले जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा उनके अंदर चांसेस होती है, ज़्यादा एबिलिटी होती है टू ट्रांसमिट द डिजीज़ टू अदर्स। ट्रीटमेंट फिर जो सेकंड लाइन ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए है एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमिकासिन, कैननमाइसिन, सिप्राफ्लॉक्सासिन, Capreomycin है। In case of MDR, use at least 3 drugs to which organism is sensitive. Connection between tuberculosis and HIV, as we all know कि टीबी जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी और जो जितने भी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मैंने आपको बताया कि लेटेंट फेज में टीबी का जर्म मौजूद है, लेकिन जब कोई शख्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तभी उसे टीबी का इन्फेक्शन जो है वो अपेयर होता है। सो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, ये भी आपको डेफिनेशन पता है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं दैट अटैक मोर ऑफन इन पीपल विद वीक इम्यूनिटी देन इन पीपल विद हेल्दी इम्यून सिस्टम। सो एचआईवी वाले जो पेशेंट हैं उनकी तो इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन विद बोथ एचआईवी एंड टीबी इज कॉल्ड एचआईवी टीबी को इन्फेक्शन, यानी अगर दोनों इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एट अ टाइम मौजूद हो तो दैट इज कॉल्ड एचआईवी टीबी को इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट विद एचआईवी मेडिसिन इज कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। दिस इज द रेफरेंस। कोई क्वेश्चन है यहाँ ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मीनवाइल मैं सेकंड जो डिजीज़ है उसे अपलोड कर लेती हूँ।
ओके जी, नेक्स्ट डिजीज़ जो है कन्वेड बाय इनहेलेशन, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इन्फ्लुएंजा और उसके कॉजेज़ हम देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इन्फ्लुएंजा इज़ एन acute respiratory tract infection caused by influenza virus, of which there are three types: type A, B, and C. Influenza is commonly they are known as flu. The name influenza is said to have been given by Italian during the epidemic of 1358, which they ascribed to the malevolent influence of the heavenly bodies or of inclement weather. Epidemiological feature इस disease के भी incidence is higher in temperate climate than in the tropical countries. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्या हैं, टेम्परेट क्लाइमेट क्या है, ये बड़ी डिटेल में मैं आपको जो प्रीवियस ये डिजीज़ स्टार्ट करने इनहेलेशन डिजीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको सर्विलेंस और एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था. It outbreaks every year or twice a year. There may be a sudden outburst of the disease and speedily transfer from one human to another. Agent influenza viruses are classified within the family Orthomyxoviridae. There are three viral subtypes, namely influenza type A, B, and C. Influenza A and B viruses are responsible for epidemics of disease throughout the world. जो influenza A और B के viruses हैं, types इन viruses की, ये सबसे ज़्यादा इस disease को spread करते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, क्योंकि जाहिर है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये भी इनहेलेशन के थ्रू होता है, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है जैसे स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग से. हैंडलिंग कंटामिनेटेड जैसे ट्यूबरक्लोसिस का भी आपको मैंने बताया था, फोमाइट जो हमने वर्ड यूज़ किया था. सो कंटामिनेटेड हैंडकरचीफ आर्टिकल्स वगैरह उनको हैंडल करने से भी हो जाता है. इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरी करता है फ्रॉम 18 to 72 आवर्स. क्लिनिकल फीचर क्या है? द वायरस इज एयरबॉर्न एंड मल्टीप्लाइज इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सेलेक्टेड invasion of nasal, trachea and bronchial mucosal cells. It damages the ciliated epithelium of the bronchial cells. वो जो bronchial cells के अंदर आपको पता है epithelium layer है जो internal, उस पर cilia छोटे छोटे से present होते हैं. तो basically वो जो ciliated epithelium होती है उसको डैमेज करता है. सडन ऑनसेट ऑफ फीवर पेशेंट को हो सकता है 102 से 104. जनरली थकावट मलेज बहुत ज़्यादा होगा, सोर थ्रोट होगा इसके साथ. क्लिनिकल फीचर कफ है, रिनोरिया मतलब रनी नोज, हेडेक है, माइल्जिया है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया. मसल्स में ये है कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी. रेस्पिरेशन में आपको पहले बता दिया, कफिंग है, गैस्ट्रिक में वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, सिस्टमिक में ऑलरेडी बता दिया, फीवर है, हेडेक भी बता दिया आपको, और नेजोफेरिंक्स में रनी नोज और स्टफी नोज हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है. कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें हम और वो ट्रीट ना हो तो वो निमोनिया कर सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस कर सकता है, क्रेनियल नर्व पाल्सी, मायोकार्डाइटिस, हार्ट ब्लॉक, पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शंस. Effects of maternal infection on fetus and neonate, increased incidence of abortion and premature labor, occasional एसोसिएशन ऑफ कंजेनिटल, मतलब अगर मदर को इन्फ्लुएंजा है तो फीटस और न्यूनेट के ऊपर ये इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कि उसकी वजह से अबॉर्शन और प्रीमेच्योर लिवर हो सकता है. ओकेजनली कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस नज़र आ सकती हैं आपको, स्पेशली एनेंसेफेली एंड मेनिंगोमाइलोसिस. इसके अलावा एसोसिएटेड फैक्टर्स जो है वो हमें ऑब्वियसली देखने पड़ेंगे. और एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय एन एटेन्यूएटेड वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर फियर ऑफ फीटल डैमेज. प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है और इसके अलावा एक्यूट इम्यूनाइजेशन है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन. इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो, बाकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शुड बी गिवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स. और एनुअल वैक्सीनेशन विद इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग. किन किन लोगों के लिए? वो लोग जो कि हाई रिस्क पे हैं, यानी एल्डरली पर्सनस हैं जिनको कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है ऑलरेडी, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी, या फिर रीनल सिस्टम की मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, कोई सीवियर एनीमिया है, कॉम्प्रोमाइज इम्यून फंक्शंस है. उन सारे लोगों को एनुअल वैक्सीनेशन के साथ साथ इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देनी होती है. और इसके अलावा कौन लोग हैं? वो इंडिविजुअल हु रिड्यूस दो चांसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फ्लुएंजा
और टू रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। इसके अलावा जो एंटीवायरल थेरेपी के ऊपर है या फिर आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, एंटीवायरल थेरेपी पर हैं और सॉरी एंटीवायरल थेरेपी, क्योंकि ये वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस तो ज़ाहिर है उसके लिए ज़्यादातर आपको पता है वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो टाइम लेते हैं। सो बट अगर इन्फ्लुएंजा है तो उसके लिए एंटीवायरल थेरेपी देनी है। इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसे आइसोलेट करने की ज़रूरत है ताकि वो दूसरे लोगों में डिजीज़ स्प्रेड ना करे। बाकी जो आपके मेडिकल के स्टाफ है, मेडिकल पैरामेडिकल मेंबर हैं, ज़ाहिर है वो पेशेंट्स को डील करते हैं, सो उन्हें भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। सिम्टम्स क्या हैं बेटा? फ्लू के सोर थ्रोट होगा, मसल्स में पेन होगा, कफ होगी, राइनाइटिस होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा। प्रिवेंशन यही है कि हम वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, मतलब ठंडा पानी ना पिएं और हाथों को बार बार धोएं और विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दें, मास्क यूज़ करें प्रोटेक्शन के लिए, एक्सरसाइज करें और इनफ रेस्ट करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। The types of वैक्सीन है। एक पेड वैक्सीन होती है बेटा, इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। 1.0 ml सब्सिडेनियसली इज रिकमेंडेड। इम्यूनिटी इसकी वजह से 3 to 6 मंथ तक रहती है। दूसरी होती है लाइव वैक्सीन और oiled adjuvant in the form of a live vaccine is given in the doses of 0.2 ml IM. Immunity for 1 year. ये 1 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। Third one, live vaccine is given intranasally, which was manufactured in Russia. ज़्यादातर हमारे जो है वो किल्ड वैक्सीन या फिर लाइव वैक्सीन यूज़ की जाती है। जो इंट्रानेजली है ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को? ज़ाहिर है सबसे पहले डिज़ीज़ की नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। जो एक केस है अगर हम उसे नोटिफाई करेंगे तो ही हम उसे प्रॉपरली जो है फर्दर डिज़ीज़ को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। थ्रॉट पेन ऑफ मैंडल सॉल्यूशन स्प्रे करें थ्रॉट को विद कोलॉइडल आयोडीन। लेबॉर्ट्री के टेस्ट जो हैं वो ज़रूर करवाएं हमें डायग्नोज करने के लिए। दिस आर द रेफरेंसेस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा पे हम स्टॉप करते हैं, 45 मिनट भी हो गए हैं। तो इंशाल्लाह एक डिज़ीज़ और आपको मैंने इन्हेलेशन की पढ़ानी है। उसके बाद एक डिज़ीज़ हम पढ़ लेंगे, डिज़ीज़ कन्वेड बाय एनिमल, उसमें भी हम एंथ्रेक्स को डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इन्हें कंटिन्यू करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स तब तक अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए।
सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवाई है। बाकी स्टूडेंट्स की फिर मैं एब्सेंट मार्क कर दूं सबकी।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। अब इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।